हेलो एवरीवन। आज की जो बुक है एक नॉर्मल बुक नहीं है। ये एक बड़ी ही सेंसिटिव बुक है और बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पर बुक है। बुक का नाम है मेन हू रेप द साइकोलॉजी ऑफ ऑफेंडर बाय निकोलस ग्रोथ। और इन्होंने इस बुक में बेसिकली जो साइकोलॉजी है, जो बिहेवियर पैटर्न है रेपिस्ट का, वो एक्सप्लेन किया है। इन्होंने काफ़ी ऑफेंडर्स को ऑब्जर्व किया, तब ये बुक लिखी थी। की कॉन्सेप्ट है बुक के वो थे कि जो साइकोलॉजिकल जो एक तो उनकी थॉट प्रोसेस होती है रेपिस्ट की, वो जो रेप के बिहाइंड जो चीज़ें हैं उन्होंने वो चीज़ इसमें एक्सप्लेन करी है। इन्होंने रेपिस्ट को भी डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। और जो एक मेंटल इलनेस, और जो तुम कह सकते हो कि उनकी जो फिलॉसफी है उन ऑफेंडर्स की, इन्होंने वो चीज़ इस बुक में बड़े ही प्यारे तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है। हम कैसे सेफ हो सकते हैं, हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन हमारी सराउंडिंग्स में तुम महसूस कर सकते हो कि कौन से इंसान की साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। इन्होंने एक चीज़ बड़ी एक्सप्लेन करी थी कि जो रेप है वो बेसिकली सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर के ऊपर नहीं है। इट्स मोर काइंड ऑफ अ पावर, कंट्रोल, एग्रेशन, मेंटल इलनेस। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा की फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं एक रेप में। अब जो इन्होंने क्लासीफाई करा था, जो और मैं अभी बता देता हूँ, ये बुक कोई समरी नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, इस जस्ट कि उनकी साइकोलॉजी किस तरह से है। इन्होंने रेपिस्ट को 3 तरह से एक्सप्लेन किया था: पावर रेपिस्ट, एंगर रेपिस्ट और सैडिस्टिक रेपिस्ट। तो इन्होंने बताया था कि जो सबसे हमारे बीच में जो लोग हैं, तुम्हें नहीं पता होता कि कब कौन ऑफेंडर हो सकता है। तो जो पावर रेपिस्ट थे, उनकी जो मोटिवेशन थी वो थी डिज़ायर, कंट्रोल, जो पावरफुल नेचर, उन्हें अपना दिखाना है कि हाँ मैं हूँ। देर आर सम पीपल हु कांट टेक नो एज आंसर। कुछ इंसान इस तरह के होते हैं, उनकी साइकोलॉजी इस तरह की होती है कि उन्हें पावर, उन्हें जो लस्ट है उन पे वो कंट्रोल नहीं होती। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है टॉक्सिक तुम्हारी जो टॉक्सिक बिहेवियर है, जो तुम मस्कुलिन दिखाना चाहते हो अपने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को, वो इस पावर रेपिस्ट के अंदर आती है। जो कि और उनके जो टारगेट्स होते हैं वो वनरेबल टारगेट्स होते हैं। जो इंसान जो तुम उनके टॉक्सिक बिहेवियर को, जो वो उन्हें सेटिस्फैक्शन देता है, वो वनरेबल लोग को टारगेट करते हैं। दे आर ऑफन इनसिक्योर अबाउट देयर पावर। तो वो अपनी जो टॉक्सिसिटी है वो किसी वनरेबल इंसान पर दिखाकर वो अपने आप को पावरफुल फील करते हैं। तो दे आर काइंड ऑफ पावर रेपिस्ट, जो कि इन्होंने क्लासीफाई। और उन्होंने ये तो मैं तुम्हें समरी काइंड ऑफ बता रहा हूँ, बट तुम ये बुक पढ़ोगे तुम्हें पता लगेगा कि लोग इस तरह के होते हैं। देयर आर मेनी केस इन यूएस, और हमारे इंडिया में भी बहुत से केसेस हैं जो कि पावर रेपिस्ट के अंदर आते हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी सेल्फ इस्टीम दिखानी है, अपनी सेल्फ इस्टीम बूस्ट करनी है। मोटिवेशन उनका सिर्फ यही है कि उन्हें अपनी पावर दिखानी है। तो देर दो अदर काइंड ऑफ रेपिस्ट थे, वो थे एंगर रेपिस्ट। दे आर सो मच ऑफ हेट्रेड और एग्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ रेज। तो वो अपने एंगर को फिजिकल वायलेंस, ह्यूमिलेशंस। और सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, दे आर नॉट रेपिस्ट, बट सबसे बड़ा एग्जांपल है जो कि हाउसवाइफ पर जो वायलेंस होता है। दे आर सो इनसेंसिटिव पीपल। उन्हें वो एक इंसान नहीं नज़र आ रहा होता, बट जस्ट उन्हें सिर्फ एक चीज़ दिख रही होती है कि हाँ उनका जो एंगर है, उनकी जो सेल्फ स्टीम है, वो सिर्फ सेटिस्फाई होनी चाहिए सिर्फ गुस्सा दिखाकर। फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शंस वो नहीं हैंडल कर सकते हैं। अभी भी सम पीपल आर मोर समझदार हो चुके हैं, बट अभी भी कुछ एरियाज इस तरह के हैं। अगर आप कभी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया में जाओ या कहीं एक थोड़े गांव इलाके में जाओ, वहाँ पर पति अपनी पत्नियों को मार रहे होते हैं। देयर आर सम केसेस विच आई ऑब्जर्व। देयर वाज अ केस, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, बट ही स्टिल टॉर्चर हर। तो वो करते हैं क्योंकि उन्हें वो एंगर, उन्हें वो जो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशंस है वो कहीं ना कहीं दिखानी होती है। और वो क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत पावरफुल नहीं है, जस्ट उनका एक वो इमोशन है एंगर। तो वो वनरेबल लोगों को अब तो वी हैव टू स्टैंड अप फॉर दिस। क्योंकि अगर आप वुमेन हेल्पलाइन पे देखोगे, जो गांव की औरतें हैं या जो अभी उस सर्कल में फंसी हुई हैं, वो कंप्लेन नहीं करती हैं। तो वो कंप्लेन बहुत ज़रूरी है। तो दे आर काइंड ऑफ एंगर रेपिस्ट, दे आर ह्यूमिलेटिंग देयर पार्टनर।
तो वो चीज़ें हैं, एंगर रेपिस्ट यही करते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी रेज को दिखाने के लिए। और सबसे जो तीसरा इंपॉर्टेंट था वो था सैडिस्टिक रेपिस्ट। लाइक यू नो, उन्हें उनकी सोच सैडिस्टिक है, उन्हें मज़ा आता है लोगों को दुख में देखना, सफरिंग में। सेक्सुअल असॉल्ट सबसे बड़ा केस है सेक्सुअल असॉल्ट का। उन्हें सेक्सुअल अराउजल आता है, लाइक वो जो एंगर देखते हैं, पेन देखते हैं, सफरिंग देखते हैं, लाइक और इसी में भी सैडिस्टिक वाले में भी कहीं ना कहीं वायलेंस ही वो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर वो करता है। लाइक उन्हें वो सैडिस्टिक अप्रोच विद एंगर, ये सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं उनमें। लाइक सबसे बड़ा जो उनका टारगेट होता है वो होता है सेक्सुअल फैंटेसीज, और ये सैडिस्टिक जो है रेपिस्ट, ये मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से पॉर्न की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि पॉर्न में पीपल आर नॉट यूज्ड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट पॉर्न इज़ नॉट रियल। दे आर जस्ट ओके, इसमें हो रहा है, टीवी में हो रहा है, तो ये सच होगा। तो वो चीज़, वो सैडिस्टिक अप्रोच, वो पेन जो एक पॉर्न की कैटेगरीज बन रही हैं, BDSM, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कुछ माइंड फ्रेजाइल होते हैं। अगर आप बहुत कम उम्र में ये सारी चीज़ों के एडिक्शन में पड़ जाते हो तो तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें रियल है, क्योंकि तुम्हारा जो माइंड है वो अभी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। बट तुम वो चीज़ देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये तो एंजॉय कर रही है, या उससे जो वो सफरिंग है वो देख के उसके मन में भी वो कहीं ना कहीं ख्याल आते हैं कि मैं भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें करूँगा। तो ये चीज़ है, पॉर्न हमारे माइंड के साथ खेलता है। तो तुम वो स्टैटिस्टिक लोग बन जाते हो। तुम देखा होगा तो बहुत ज़्यादा पॉर्न एडिक्शंस के जो शिकार होते हैं उनके चेहरे पे कभी रौनक नहीं होती। वो दे आर ऑलवेज इन एंगर, फ्रस्ट्रेशंस, उनके चेहरे पे नज़र आता है कि हाँ कि से एडिक्शंस है कुछ चीज़ों का। तो वही सैडिस्टिक रेपिस्ट, उनका सबसे बड़ा टारगेट होता है अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी करना। और इनका जो सबसे बड़ा कॉज है वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा। सैडिस्टिक कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा जो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अब जिनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है उन्हें पता होगा कि वो कभी भी ट्रॉमा उस तरह से नहीं निकलता जिस तरह से निकलना चाहिए, वो अलग तरीके से निकलता है। सैडिस्टिक अप्रोच में, एंगर अप्रोच में, फ्रस्ट्रेशंस में। तुम अगर सैड हो, तुम कहीं देयर वाज अ रील, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि कई बार ऐसा होता है जब हमारा गुस्सा होता है, वो बेसिकली सिर्फ हमारा गुस्सा नहीं होता है, वो हमारी फीलिंग्स होती है, सैड फीलिंग, जिसकी वजह से वो एक अप्रोच बन जाती है, वो इमोशन कहीं और तरीके से निकल रहा होता है। तो साइकोलॉजिकल जो थीम थी इस बुक की वो ये थी कि आई ऑलरेडी एक्सप्लेन पावर एंड कंट्रोल एंड एग्रेशंस, मेनली एग्रेशन एंड रीच। उन्हें वो चाहिए सेक्सुअल उनके लिए उन्हें कोई और मीडियम नहीं है, पता है। उनके लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि उन्हें जो अपना मीडियम है अपनी एंगर और फ्रस्ट्रेशन को निकालने का, वो एंगर, रिजेंटमेंट, तुम्हें दूसरे इंसान को दर्द पहुंचाने में मज़ा आ रहा है। तो ये जो सैडिस्टिक अप्रोच है या ये जो तुम्हारा एग्रेशन और रेज है, हमारा नहीं, जो कि रेपिस्ट्स का है, मैं रेपिस्ट की बातें कर रहा हूँ अभी, डिह्यूमनाइजेशंस ऑफ विक्टिम। तो तुम केसेस देखोगे, देयर आर सम मूवीज़ जो कि बनी है इस चीज़ के ऊपर, एक्सप्लेन करी है कि हाँ कैसे इंसान ये सारे रास्ता चूज़ करता है। हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा रेप केसेस हैं, उनमें जो अप्रोच है वो एंगर ही तो है, एसिड अटैक्स, दे आर सम सेंसिटिव टॉपिक्स। और अगर तुम उनका रूट कॉज देखोगे, उनका रूट कॉज ये है कि उस लड़की ने मुझे मना कर दिया, ये कैसे खुश रह सकती है। तुम्हारा कोई पार्टनर है, वो तुमसे मना कर देता है तुम्हें। वी इंडियंस आर सो यूज्ड टू टेक आंसर एस येस, हमें ना सुनना पसंद ही नहीं है वो चीज़। और देखो कुछ लोगों में समझदारी होती है, वो समझ जाते हैं कि हाँ कि इंसान ना बोल सकता है, बट देर आर सम केसेस जहाँ पर जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं किसी इंसान को जो मेंटली इल है, वो नो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। नार्सिसिस्टिक अप्रोच, सैडिस्टिक अप्रोच, वो कभी ना एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। दे चूज़ दिस पाथ, वायलेंस लिंक, तुम एक इन्वायरमेंट में इस तरह से ही बड़े हुए हो, ये सारी चीज़ें। ग्रोथ ने इसमें बहुत जो हमारे निकोलस थे उन्होंने बहुत मिथ और मिसकंसेप्शंस भी एक्सप्लेन करे हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये था कि स्ट्रेंजर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी रेपिस्ट। नहीं, ही एक्सप्लेन्ड कि जो कि विक्टिम्स होते हैं, जो ऑफेंडर्स होते हैं, वो जान पहचान के होते हैं। अगर तुमने कभी देखा हो, एक इंस्टाग्राम क्रिएटर है सोहिता, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट उसके खुद के अंकल ने उसे असॉल्ट किया था।
तो देयर आर केसेस जहाँ पर तुम्हें नहीं पता होता कि जो ऑफेंडर है वो तुम्हारे घर में ही है, जो कि केसेस हैं आजकल बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये मिसकंसेप्शंस हो रहती है कि स्ट्रेंजर से बच कर, नहीं, एज अ गर्ल, एज अ मैन, क्योंकि रेप मैन आदमियों के भी होते हैं। तो वो चीज़ तुम्हें हमेशा एक इन्वायरमेंट इस तरह से रखना पड़ता है कि तुम्हें लाइक मैं हर चीज़ इंसान को यही कहता हूँ, जो मेरी दोस्त है, मेरी बहनें हैं, उन्हें मैं यही कहता हूँ कि लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड पर्सन, तभी तुम उस पर ट्रस्ट करो। ऐसे न मत किसी पे ट्रस्ट करो कि हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीपल आर सो गुड टू बी लाइक प्रिटेंडिंग कि हाँ मैं अच्छा हूँ, बट नहीं, उनके मन में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। तुम किसी इंसान का मन नहीं पढ़ सकते हो, वो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बनता है, बट पीछे लाइक यू डोंट नो कि उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। और सबसे बड़ी जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है कि छोटे कपड़े, दीज आर मिसकंसेप्शंस, दे आर नॉट राइट। कि तुम किसी इंसान को जज कर रहे हो उसकी अपीयरेंस से, लाइक तुम्हारे पास अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, बट तुम किसी और को ब्लेम कर रहे हो कि तुमने कपड़े इस तरह से पहने हैं। तो ये हमारे में वो जो मेंटालिटी है वो कहीं ना कहीं जो एक वो जस्टिफाई करती है कि नहीं लड़की की गलती होगी। नहीं, लड़की की गलती नहीं है भाई, उसके अपीयरेंस की गलती नहीं है, चाहे वो कितना ही छोटे कपड़े पहन रही है, वो उसकी वो है। तुम्हारे पास अपनी लस्ट पे कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हारे पास अपने बिहेवियर पर कंट्रोल होना चाहिए। तुम किसी और के ऊपर नहीं डाल सकती ये चीज़ें कि उसने इस तरह के कपड़े पहन रखे थे। देर आर केसेस लाइक जहाँ पर 8 महीने की लड़की का रेप, 6 महीने की लड़की का रेप, 2 साल 3 साल, लाइक 70 साल की एक लेडी के साथ रेप हुआ था। तो उनके कोई कपड़े नहीं जस्टिफाई करते, इस जस्ट हाँ ये हमारी कमियां हैं। हम अपनी कमियों को जस्टिफाई नहीं करना चाहते हैं कि नहीं ये हमारे पास वो एक चीज़ें अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हम अपने लस्ट को नहीं कंट्रोल कर पा रहे। और ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी तो है कि तुम अपनी जो गलतियां हैं वो तुम जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, कि तुम अपन से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट तुम किसी और पे ब्लेम डाल रहे हो। और जो की लाइक अदर जो की कॉन्सेप्ट्स थे इस बुक के वो ये थे कि जो तुम्हारी चाइल्डहुड ट्रॉमा, सोसाइटिकल एक्सपेक्टेशंस, मीडिया इन्फ्लुएंस, सबसे बड़ा मीडिया इन्फ्लुएंस लाइक पॉर्न, लाइक बी ग्रेड मूवीज़, ये सारी की सारी जो मूवीज़ हैं, ये जो पॉर्न है, ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड के साथ खेलती हैं। तुम्हें नहीं समझ में आता कि ये इंसान कितना सही है या कितना गलत है। जस्ट तुम एक फ़ोन में देख रहे हो चीज़ें, और रियलिटी और फ़ोन में देखने में चीज़ें बहुत अंतर है। लाइक जब बैन भी हुआ था इंडिया में, तुम्हें क्या लगता है कि लोग पॉर्न नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं भाई, देयर आर केसेस। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे माइंड को कंट्रोल करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मीडिया इन्फ्लुएंस, जो तुम देखते हो, तुम देखते हो, फिर तुम लगता है कि अरे यार ये कितना कूल है, ये सब कुछ है। लाइक मूवीज़ जो होती हैं, लाइक देयर वाज अ मूवी लाइक 365 डेज, तो उसमें कुछ सीन्स हैं, ऑब्सीन सीन्स हैं, लाइक पीपल फाइंड इट रोमांटिक, बट नहीं, वो सेक्सुअल असॉल्ट है। अगर तुम कहीं ना कहीं अगर तुम्हारा पार्टनर वो नहीं कर रहा है, हाँ नहीं बोल रहा है, तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्डहुड ट्रॉमा। अब जिन्होंने अपनी बुक में जो इनके क्योर थे, वो थे लाइक 3 से 4 चीज़ें बताई थी कि कैसे ये जो बिहेवियर है वो सही हो सकता है। लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, अपने इलनेस को बता सकते हो। एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट सेक्स एजुकेशंस। हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है। हमें सेक्स एजुकेशन किससे मिलती है? अपने दोस्त से मिलती है, जिसे भी पूरी तरह से नॉलेज नहीं है अभी। और कम्युनिटी सपोर्ट, क्योंकि लाइक तुम पहले ही उस चीज़ों को सही कर लो कि तुम्हें बाद में कैंडल्स लेके बाहर नहीं खड़ा होना पड़े। तुम पहले ही लड़कों को सुधार सकते हो, तुम पहले ही उस काम को होने से बचा सकते हो जो कि इट्स अनबिलीवेबल कि तुम एक इंसान किसी इंसान को असॉल्ट कर रहा है और सामने वाला इंसान सिर्फ देख रहा है। तो वो चीज़ हमारे पे भी है, वो कम्युनिटी सपोर्ट हमें भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि हाँ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें वो चीज़ें समझनी पड़ेगी कि हमें उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा। सो कंक्लूजन यही है इस बुक का। इन्होंने 3 तरह से क्लासीफाई किया था रेपिस्ट को: एंगर, सैडिस्टिक, पावर। और तुम्हें पहचानने के लिए लाइक मैं चाहता हूँ कि बुक पढ़ें, खासकर लड़कियाँ, क्योंकि
तुम्हें पता लगेगा कि साइकोलॉजी, लाइक तुम जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो तुम्हें नहीं पता कि वो कितना ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। तो वो चीज़ें हमें ही समझनी पड़ती है, क्योंकि अब अब इंसान को हमें डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी हमारी सोच अभी इस तरह से डेवलप नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़े प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे, थोड़े लाइक कम्युनिटी को लेने पड़ेंगे, लोगों को लेने पड़ेंगे समझने के लिए। क्योंकि अभी भी देयर आर सम केसेस जहाँ पर आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो कि ये भी ऑफेंडर हो सकता है, बट इन रियलिटी उसके माइंड में तुम्हें नहीं पता क्या चीज़ें चल रही हैं, वो भी ऑफेंडर हो सकता है। सो देयर आर केसेस, सो प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। तो थोड़ा जैसे अभी भी लाइक देयर आर NGOs जो कि कम्युनिटी सपोर्ट दिखा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि रेपिस्ट के बारे में, रेप के बारे में, जो कि सेंसिटिव टॉपिक्स हैं। लाइक एजुकेशन और अवेयरनेस में भी कहीं ना कहीं बहुत पार्ट हो रहा है, बट प्रिकॉशंस हमें भी लेने पड़ेंगे। तुम्हें समझना पड़ेगा कि किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, किसके ऊपर नहीं करना है, कौन ऑफेंडर हो सकता है, कौन ऑफेंडर नहीं हो सकता है। लाइक वी हैव टू टीच आवर किड्स कि कौन सा बैड टच है, कौन सा गुड टच है। क्योंकि अगर तुम किसी इंसान को एक अलाउंस दे देते हो तो तुम उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं उठाते जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हारा फैमिली मेम्बर है या रिलेटिव है। नहीं, तुम्हें ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा वहीं पर ही, तुम्हें अपने माँ बाप शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया लाइक जो कि थोड़े डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पर अभी भी लोग ऑब्जेक्शन उठा देते हैं, बट देयर आर सम एरियाज़ जहाँ पर लोग ऑब्जेक्शंस नहीं उठाते हैं। सो या वी हैव टू स्टैंड अप, लाइक हमें वो चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। सो ये बुक की लाइक काइंड ऑफ साइकोलॉजी है रेपिस्ट की, और ये बुक तुम्हारी एक अलग परसेप्शन के ऊपर है, तुम्हें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। लाइक मेरे हिसाब से तो सबको पढ़नी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि लोग कैसे सोचते हैं। तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, इट्स अ नाइस बुक, इट विल नॉट कॉज यू एनी हार्म, इट विल टीच यू मोर अबाउट सोसाइटी। सो या, थैंक यू, बी सेफ।